नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 26 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए। क्या है वो? ये पोस्टर देखिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफल वही होंगे जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास धन दौलत होगा, पावर होगा। तो ये 11 बजे से कैंपेन है, छोटा सा चीज़ होता है यार। एक लोकतंत्र में भागीदारी करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए बैठे बैठे रूम में ट्वीट करना है। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करने आना है। तो इसलिए इस कैंपेन का हिस्सा ज़रूर बनिए। आज के ही 11 बजे से शुरू होगा, 11 बजे से। तो देखिए मेन क्या है, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है ये तो तय ही है कि भाई पेपर एग्ज़ाम के बाद पूरा का पूरा पेपर ही आ गया था। ठीक है, जब पेपर दिया नहीं जाता है स्टूडेंट को तो पेपर आया कहाँ से? एग्ज़ाम के बाद आया, पहले आया, मैंने नहीं रखता है। एग्ज़ाम के बाद हो सकता है बाहर आया हो, लेकिन हो सकता है सर्कुलेशन में पहले से ही हो। जिनके पास पहुंचना था उनके पास एग्ज़ाम से पहले पहुंच गया और बाकी लोगों के एग्ज़ाम के बाद पहुंचा है। ये भी तो हो सकता है। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ क्या है? पेपर से भी मेन चीज़ है प्रक्रिया। प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो कभी भी धांधली नहीं रुकेगा। एक ही राज्य में दो संस्था है, एक है बीपीएससी जिसने 67वें पेपर लीक के बाद पूरी संस्थागत तरीके से बदल दिया अपने ढांचे को, और एक है जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम लेती है, बकवास सी संस्था। उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए ये तय होना चाहिए कि भाई जवाबदेह किसकी है, भाई जवाबदेह कौन हो इस चीज़ के लिए, क्यों लीक हुआ ये। क्योंकि इतने बच्चे पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं, गरीब बच्चे देते हैं यार, जिनके पास किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं होता, दिन रात जाग कर 24 घंटे लग के एग्ज़ाम देते, सालों साल से इंतज़ार करते रहते हैं। एक नौकरी लग जाएगी तो घर पूरा सेटल हो जाएगा, बहन की शादी से लेकर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती है। उतने सारे अरमान लेकर कोई एग्ज़ाम देता है, ऊपर से पेपर लीक का अगर अफवाह भी उड़ता है ना तो भी वो गलत है। यूपीएससी के पेपर लीक के बाद तो कोई अफवाह नहीं उड़ाना। 69 बीपीएससी का पेपर सबसे टफ पेपर था आज तक का, पीटी का, लेकिन पेपर लीक का अफवाह नहीं उड़ा। फिर भी बच्चों की था कि भाई पेपर टफ है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि पेपर लीक हुआ है। तो ये अंतर होना चाहिए, ये अफवाह तक नहीं उड़नी चाहिए। इस तरह का आपका सिस्टम होना चाहिए। किसी ने यूपीएससी पेपर के बाद आज तक कहाँ बोला है कि पेपर लीक हो गया? तो आपको ये जानना होगा कि ये जो है सिस्टम बदलना चाहिए, ये गलत है सिस्टम। इसीलिए इस पर जाके कम से कम एक ट्वीट ही सही, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ वो जांच पता चलेगा, पहले सिस्टम बदलना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज़ के लिए। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन बड़ा ही दुखद है और बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। क्या है कि 3 आर्मी ऑफिसर्स पर कस्टडी में डेथ का, कस्टोडियल डेथ जो होता है उसमें 3 लोगों की डेथ हो गई। दरअसल 5 लोगों को आतंकवादी हमलों के बाद आर्मी ने अरेस्ट किया था, जिसमें से 3 लोगों की डेथ हो गई। एक ऑनलाइन कोई वीडियो भी वायरल हो रहा था ट्विटर वगैरह पर, जिसमें एक व्यक्ति के शरीर पर मिर्च रगड़ा जा रहा था, इस तरह का था। बहुत ही छोटा सा क्लिप था। वो क्लिप इससे जुड़ा हुआ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है। बहुत ही विभत्स वीडियो था। उसके अलावा 3 आर्मी के बड़े ऑफिसर, किस रैंक के ऑफिसर भाई? तो ब्रिगेड कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर और सेकंड इन कमांड, इस लेवल के अधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है कि सिविलियन का डेथ कस्टडी में। ये नहीं होना चाहिए था। किसी ने कोई अपराध भी किया होता है तो कस्टडी में डेथ जो होता है ये बहुत ही भीषण मामला होता है कि भाई जिसका काम है रक्षा करना, उसी के द्वारा अगर किसी की मौत हो जाती है तो ये बेहद संगीन मामला होता है। और भी ज़्यादा संगीन क्यों हो गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया और आर्मी ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया कि भाई इंक्वायरी हो। इंटरनल इंक्वायरी आर्मी ने भी शुरू कर दी है, इसलिए चर्चा में आ गया था। और कस्टोडियल डेथ को तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन आर्मी से जुड़ा हुआ न्यूज़ आया है। तो एक किताब है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो रही है आजकल में। गोदी मीडिया उस किताब को पसंद नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको उस किताब के बारे में बताता हूँ। क्या है वो किताब? ये है वो किताब। क्या नाम है इसका? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे। कौन है ये? तो हमारे पहले के आर्मी चीफ हैं, इससे पहले वाले आर्मी चीफ हैं। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपके पीटी में इसके बारे में सवाल पूछे जाने का 100% चांस है कि भाई ये किताब किसने लिखा है, ये पूछा जा सकता है। MN नरवणे जी ने इसको लिखा है। इस किताब में इन्होंने कुछ चीज़ों की जिक्र कर दिया। दरअसल होता क्या है, प्रोसेस मैं पहले समझा देता हूँ। जब भी इस बड़े ओहदे का कोई अधिकारी किताब लिखता है सरकार का,
और सरकार से हटने के बाद तो उस किताब को भारत सरकार एक बार जांचती है कि कोई सीक्रेट चीज़ें तो इसमें नहीं लिख दी गई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं लिखी हुई जो देश की सुरक्षा और रक्षा संबंधित है, तो पहले तो सरकार इसको जांचेगी ही। लेकिन सरकार ये फ़ोटो जो मैंने लिया है अमेजॉन से लिया है मैंने, अमेजॉन पर ये अवेलेबल है और एडवांस बुकिंग इसकी चल रही है। 500 के कुछ रुपए की बुक है ये। उसके बाद से देखिए दरअसल इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये कहीं भी मीडिया में डिस्कस नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, बताना चाहिए था। और ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये पूर्व आर्मी अध्यक्ष हैं हमारे, है ना। इन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना इन्होंने साफ साफ बोला कि सेना पर थोपा गया। ये शब्द इन्होंने बोला है और यूज किया है कि सेना पर अग्निवीर योजना को थोपा गया है। इन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना के लिए भारत सरकार ने जो प्लानिंग की थी उसमें 20,000 तनख्वाह देने की बात की थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 20,000 तनख्वाह पर आर्मी के जवानों को बहाली करने की बात हमारी राष्ट्रवादी सरकार कर रही थी। आर्मी ने नेगोशिएट किया सरकार के साथ, उनके साथ बहुत ज़्यादा बातचीत की, अलग अलग स्तरों पर पैरवी की, तब जाके 20,000 को 30,000 तनख्वाह करवा पाई। कौन? तो आर्मी। लेकिन इन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि थल सेना जो होती है, थल सेना जिसको आर्मी कहते हैं हम, उसमें तो नॉन टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेनिंग के बाद किसी को अपॉइंट करना चाहोगे तो वो हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेकिन नेवी और एयरफोर्स जो होती है, इसमें जो सैनिक होते हैं इनको हाई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इक्विपमेंट जो होते हैं नेवी के, एयरफोर्स के, उनको चलाना होता है। उसके लिए शॉर्ट टर्म का आप ट्रेनिंग पर किसी को नहीं रख सकते हैं। बेहद गंभीर सवाल है ये कि हमारे आर्मी में ऑफिसर्स, ठीक है, उनको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, तो उनको आप छोटा ट्रेनिंग के बाद रख भी सकते हैं। लेकिन नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर होते हैं वो दिन भर टेक्नोलॉजी से डील करते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब इक्विपमेंट, जहाज हो गया, ठीक करने का इक्विपमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए आप किसी को 4 महीने की ट्रेनिंग देकर नेवी में और एयरफोर्स में नहीं रख सकते। यानी कि जो हमारे सैनिक होंगे ना, वो अंडर स्किल्ड होंगे। ठीक है, ये गंभीर सवाल खड़ा किया इन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर। इन्होंने बोला है कि आर्मी ने कभी अग्निवीर जैसी योजना का सरकार को सुझाव दिया ही नहीं। सरकार को टूर ऑफ ड्यूटी का दिया था, लेकिन वो आर्मी का योजना बिल्कुल अलग था इससे। इन्होंने ये गंभीर सवाल उठाए हैं। तो उस सवालों को तो आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको तो भाई नहीं लिखना है वो सब चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता रहा था। बस इस किताब का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, आर्मी जनरल ने हमारे लिखे हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट था ये। ओके, चलिए आज के आर्टिकल पर चलते हैं। देखिए आज का जो आर्टिकल है वो हिंदू बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, द हिंदू का, और उसमें क्या बताया गया है कि कृषि की जो पूंजी है उसमें गिरावट आ रही है, उसका कारण और समाधान क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई थी। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा आसियान मैं पढ़ाऊंगा, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके लिए। ये किताब का नाम तो ध्यान में रखेंगे ही आप। कृषि में पूंजी निर्माण की स्थिति बहस का विषय रही है। पूंजी निर्माण का मतलब होता है कैपिटल, ठीक है। कृषि में सकल पूंजी निर्माण, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, अंग्रेजी में भी आ गया, 2013-14 से घटता जा रहा है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो एग्रीकल्चर का होता है ये घटता जा रहा है। पहला सवाल तो आना चाहिए, होता क्या है? क्यों नहीं आया आपके दिमाग में सवाल? पहले ही आना चाहिए, होता क्या है जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में, है ना। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में GCFA 13-14 को समाप्त हुई 3 वर्ष की अवधि में 17.5% से घटकर 20-21 को समाप्त हुए 3 वर्ष की अवधि में 15.7% रह गया है। तो इससे के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में कमी क्यों आ रही है? अब सुनिए जरा कि भाई GCFA पहले क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस पर आंकड़ों पर चलेंगे। GCF का सीधा सा मतलब होता है एग्रीकल्चर में कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, चल अचल संपत्ति इस्तेमाल हो रही है, कोई भी चीज़ हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब उसके पूंजी के तहत में आता है, कैपिटल। ठीक है, साधारण भाषा में यही ध्यान में रखना है आपको।
उसमें पूंजी कैपिटल सरकार के द्वारा भी हो सकता है, प्राइवेट का भी हो सकता है। तो समग्र रूप से जो कृषि में, एग्रीकल्चर में हमारे कैपिटल होंगे उसी को कह दिया जाता है, सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ आपको, जीसीएफए कह दिया जाता है। उसी में गिरावट आ रही है, 13-14 की तुलना में 20-21 में गिरावट आई है। तो जीसीएफए टर्मिनोलॉजी भी आपसे पूछ सकता है और इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसी को थोड़ा सा आंकड़ों सहित समझते चलेंगे। मंदी का कारण क्या है, समाधान क्या है। समग्र अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में मंदी की प्रवृत्ति नजर आ रही है, लेकिन कृषि में मंदी की दर अधिक तीव्र है। पूरे के पूरे इकोनॉमी में ही मंदी का परिदृश्य दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। और ये केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की इकोनॉमी में डाउनफॉल की तरफ संकेत है। बहुत सारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया कि 2024 का ईयर जो होगा वो इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बुरा होने जाना है ना। 2004-05 से 13-14 की अवधि के दौरान जीसीएफ और जीसीएफए दोनों की चक्रावधि वार्षिक वृद्धि दर जो आपका 9% के लगभग में ये रही है ना। लेकिन 13-14 से 21-20 की अवधि में जीसीएफए का CAGR 23 से गिरकर 3% हो गई, जबकि जीसीएफ में 5% कुछ अधिक जो अधिक दर्ज की गई गिरावट। देखिए, इतने आंकड़ों में आपको फंसना नहीं है, सीधी सी बात है। पहले आप क्या ध्यान में रखेंगे, जीसीएफए क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया है। ग्रॉस कैपिटल फंड एग्रीकल्चर करके होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना क्या होता है। उसके बाद इसके कारण पर चले आइए। अगर आपको आंकड़े ध्यान में नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, मत रखिए ध्यान में। एक बस अंदाजा होना चाहिए कि भाई 13-14 में जितना था उसके तुलना में 20-21 में कम हो गया है, बस इतना ध्यान में रहेगा। और इन्होंने क्या बताया कि समग्र इकोनॉमी में थोड़ी सी मंदी की स्थिति दिख रही है, लेकिन कृषि में जो है मंदी वो अधिक दिख रही है। इतना ही बात था, ये तो बच्चा भी समझ जाएगा, उसको मैं अगर समझाऊंगा तो छोटा सा चीज़ था। जीसीएफए का कृषि के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस मंदी के संभावित कारणों को समझना जरूरी है। एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अब जरा उसको समझिए। 2020 में जब पूरी दुनिया में, पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, सारा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर जो है ये लगभग में बैठ गया था। उस समय प्राइमरी सेक्टर जो है ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से कर रहा था अपने देश में, और प्राइमरी सेक्टर के कारण ही, कृषि के कारण ही, एग्रीकल्चर के कारण ही हम कोरोना के लॉकडाउन को इतने अच्छे तरीके से झेल पाए और हमारी इकोनॉमी को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमी में जीडीपी में इसका परसेंटेज कितना है, लगभग में 17% रहता है, कभी 18 चला जाता है, कभी 15 आ जाता है। ओके, इस मंदी के पीछे कारण क्या है। सार्वजनिक निवेश में संरचनात्मक बदलाव आया है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन सार्वजनिक निवेश। सार्वजनिक निवेश का मतलब होता है भारत सरकार के द्वारा जो निवेश किया गया है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया है। यह मान्यता है कि सार्वजनिक निवेश में गिरावट प्रमुख व मध्यम सिंचाई परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई की ओर स्थानांतरित होने के कारण हुई है। पहले क्या होता था कि भाई मध्यम सिंचाई परियोजना लाई जाती थी और बड़े स्तर की सार्वजनिक परियोजनाएं लाई जाती थी, लेकिन अब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की तरफ में भारत सरकार बढ़ी है। इसके कारण से क्या हो रहा है, इसमें निवेश में कमी आ रही है। कृषि क्षेत्र में 90% से अधिक सार्वजनिक निवेश सिंचाई से संबंधित होता है। कृषि क्षेत्र में 90% से अधिक सार्वजनिक निवेश का मतलब होता है भारत सरकार के द्वारा किया गया निवेश सिंचाई से संबंधित है, और संभव है कि ध्यान क्षेत्र में बदलाव के कारण समग्र पूंजी निर्माण में गिरावट आई है। इसी क्षेत्र में जब भारत सरकार बड़ी परियोजना की जगह पर छोटी छोटी परियोजनाएं लेकर आ रही हैं, स्मॉल जो आपका सिंचाई परियोजनाएं होती हैं वो उसके कारण से क्या हो रहा है, इसमें गिरावट आ रही है इसके निवेश में। RKVY कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब ये क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने कृषि में राज्य के निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 के बाद से RKVY के व्यय में 40% पूरा कर रहे थे। इस आवश्यकता में ढील दी गई है। इसने राज्यों के लिए कृषि में साल दर साल निवेश जारी रखने के प्रोत्साहन संरचना को कमजोर कर दिया है। इसके कारण से भी क्या हो रहा है, तो कृषि में, एग्रीकल्चर में कैपिटल में कमी आ रही है। टॉपिक हमेशा आपको चटकार वाले ही नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसका आप उपयोग करोगे बाकी टॉपिक के साथ में, तो यही वो टॉपिक है। कृषि क्षेत्र से अपमर्जन, ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली आपूर्ति, ग्रामीण सड़क, भंडारण, कृषि अनुसंधान, उर्वरक और कीटनाशक उद्योग महत्वपूर्ण व्यय को कृषि या संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये जो इतने व्यय हैं जो एग्रीकल्चर से ही डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उसको हम कृषि क्षेत्र से जोड़ ही नहीं रहे हैं। इसके नहीं जोड़ने के कारण हमें आंकड़े जो है वो सही नहीं मिल पाते हैं। संभव है कि इस अपमर्जन से कृषि विकास में इन क्षेत्रों के समग्र योगदान को चिन्हित करने में अंतराल उत्पन्न हुआ है। निजी निवेश में भी कमी आई है। निजी निवेश जो होता था उसी में भी कमी आई है। 80% से अधिक निवेश निजी क्षेत्रों द्वारा किया गया है। कृषि में व्यापार स्थिति, टर्म्स ऑफ ट्रेड कृषि में निजी निवेश का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, इसमें भी कमी आ गई है। अगला क्या है,
कि टीओटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों को दर्शाता है। हाल की अवधि में इसमें व्यापक गिरावट आई है, किसानों को उनकी कीमतें नहीं मिल रही हैं, इसके कारण से भी कैपिटल जो है वो कम हो गया है। संभव है कि टीओटी में इस गिरावट ने कृषि में निजी निवेश को भी कम कर दिया है। अब जो किसानों के, देखिए क्या लिखा हुआ, टीओटी होता क्या है, किसानों द्वारा प्राप्त कीमत को दर्शाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड टर्मिनोलॉजी का खेल है इकोनॉमिक्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड दर्शाता है कि भाई किसानों को क्या कीमतें मिल रही हैं। अब किसानों को जब कीमतें कम मिलती हैं तो वो निजी निवेश भी कम होता है। कीमत कम मिलेगा तो मैं निवेश भी कम करूंगा एग्रीकल्चर में, यही तो होता है। इसी को क्या बोलते हैं, कृषि को लेकर हतोत्साहित हो गए हैं लोग। अब उसमें लोग अपना भविष्य नहीं देखते हैं। ओके, निजी क्षेत्र के निवेश जो कृषि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं टीओटी से प्रभावित होते हैं। कृषि पद्धतियों में बदलाव हुआ है। संभव है कि सूक्ष्म सिंचाई जैसे आधुनिक एवं कुशल तरीकों की ओर कृषि पद्धतियों के बदलाव ने पूंजी निवेश के प्रकार एवं पैमाने को प्रभावित किया होगा और इसी के कारण से क्या हुआ है, कैपिटल की कमी दिख रही है। आर्थिक व नीतिगत कारक भी हैं। सरकारी नीतियों और कृषि पद्धतियों में बदलाव सहित व्यापक आर्थिक कारक इस गिरावट की योगदानकर्ता हो सकते हैं। वैश्विक जलवायु संबंधी कारक भी हैं। ये सब कारक हैं। क्या कारक हैं, तो जो कृषि में कैपिटल का फॉर्मेशन है वो कम हुआ है, तो उसके कारण बताए गए हैं आपको ये सारे के सारे। ठीक है, सवाल ही यही पूछ लेगा कि पिछले विगत वर्षों में, पिछले दशक में, सवाल कैसे पूछता है यूपीएससी या बीपीएससी में बताता हूँ आपको। पूछेगा पिछले दशक में एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन कम हो गया है, इसके क्या निहितार्थ हैं और कारण क्या है इसके। अब आप लिखिए वहाँ पर बैठ कर इसको। तो यही वो सारे कारण हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, बदलते मौसम पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के कारण भी कृषि में कैपिटल की कमी आई है। अब इसका कमी का क्या असर हो सकता है, तो धीमी कृषि वृद्धि होगी, कैपिटल कम होगा तो ग्रोथ कम हो जाएगा कृषि का। ओके, क्यों भाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए कम कैपिटल लगा है, मतलब कि जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, भंडारण चाहिए, कृषि के लिए ट्रैक्टर चाहिए और भी बहुत सारे बीजें चाहिए, उन्नत उर्वरक चाहिए, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी जब उसमें निवेश कम होगा तो, कैपिटल कम होगा तो। ठीक है, तब निवेश कम होने से क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। अल्टीमेट चीज़ों को जोड़ते जाइए, आधे से ज़्यादा पॉइंट तो आप जोड़कर इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कम पूंजी का अर्थ होगा बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि पद्धतियों में कम निवेश, और कम निवेश का मतलब क्या होगा कि वृद्धि कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए भारत में आयोजित एक अध्ययन में पाया गया कि कृषि में सार्वजनिक पूंजी निर्माण में 10% की वृद्धि से कृषि उत्पादन में 1.6% की वृद्धि हुई है। अगर हम सार्वजनिक पूंजी निर्माण में 10% की वृद्धि कर देते हैं एग्रीकल्चर में, तो ये रिसर्च में आया कि 1.5% से ज़्यादा का कृषि में ग्रोथ जब बढ़ जाता है। समझिए, आज अगर कृषि 5% से बढ़ रहा है तो कल को 6.5% पर ग्रोथ पहुंच जाता है अचानक से, अगर सरकार थोड़ा सा ज़्यादा निवेश कर देती है एग्रीकल्चर में तो, है ना। आय असमानता, विश्व बैंक के अनुसार निम्न आय वाले देशों में निर्धनतम 40% आबादी की औसत आय 2018 में $1.25 प्रतिदिन थी, जबकि सबसे अमीर लोग 10% की औसत की आय $9.66 प्रतिदिन थी। धीमी गति से वृद्धि कर रहा कृषि क्षेत्र इस असमानता को और बढ़ा सकता है, क्योंकि कृषि में सामान्य तौर पर कौन होते हैं, तो पूरी दुनिया में जो बहुसंख्यक आबादी होती है वो एग्रीकल्चर में ही होती है। अब उसको जब आय की प्राप्ति कम होगी तो ऑब्वियसली है कि भाई असमानता तो बढ़ ही जाएगा। खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ कम होगा तो खाद्य सुरक्षा पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आ सकती है। हम जो दुनिया भर में अपने पूंजी निवेश और बाकी चीज़ों को लेकर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टों को लेकर हम बेचना चाहते हैं, तो हमसे बाहर के जो दुनिया के और भी देश हैं, चीन है, बांग्लादेश है, ये आगे निकल सकता है अगर हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का ग्रोथ कम हुआ तो। पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकते हैं। विश्व संसाधन संस्थान के अध्ययन के अनुमान के अनुसार 2010 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 24% के लिए कृषि जिम्मेदार था। यदि मौजूदा रुझान जारी रहा तो हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 30% तक की हो सकती है, और कृषि में निवेश के द्वारा इस जो एमिशन है इसको भी कम किया जा सकता है। जब हम उस तरह के उत्पाद लगाएंगे, जब हम उसमें पैटर्न में बदलाव करने की कोशिश करेंगे, निवेश के द्वारा पैसे चाहिए होते हैं हर जगह, ऑक्सीजन के जितना ही पैसा भी ज़रूरी होता है, तो वो अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, कृषि का ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगा, पर्यावरण के दुष्प्रभाव होगा इसका। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, क्या मैंने बताया है कि इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, उसके कारण क्या है। भारत सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ योजना वगैरह है क्या इसको लेकर, देख लेते हैं। कोई योजना होगी, देखिए सरकार की कौन कौन सी पहलें हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड, ब्याज छूट योजना आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार उस पर निवेश करती है। ग्रामीण भंडारण योजना, भंडार विकास विनियामक प्राधिकरण, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कृषि बाजार अवसंरचना निधि और नैम, ई नैम, इन सब का नाम लिख दीजिएगा। यही सब चीज़ें भारत सरकार कर रही है कृषि में निवेश को लेकर। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है आपका आसियान से संबंधित। दरअसल है क्या, देखिए 15 साल पहले हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था आसियान के देशों के साथ में। आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं आसियान में। मैं पूरा मैप भी दिखाऊंगा। आसियान का एकमात्र लैंड लॉक्ड देश है जिसका मैंने कल भी नाम पूछ लिया था, आपको पता ही होगा, लाओस। ओके, अब चलिए देखिए क्या है ये न्यूज़। इसे बताया गया है कि भारत सरकार जो है वो पिछले 10 साल से चले आ रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे किसके साथ, आसियान के साथ, उसको हम फिर से अब क्या करने वाले, फरवरी में उस पर फिर से बातचीत करने वाले हैं। उसमें कुछ सुधारों को हम लागू करने वाले हैं। क्यों भाई? क्योंकि जब ये ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया गया था तब हमारा जो व्यापार घाटा था आसियान ब्लॉक के साथ वो था 7.5 बिलियन एनुअली। व्हेन द पैक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड दिस हैज़ 43.57 बिलियन फाइनेंशियल 2023 में ये बढ़ गया है ट्रेड डिफिसिट हमारा इनके साथ। तो नेगोशिएशन विल अटेम्प्ट टू ब्रिज द ट्रेड गैप। अब नेगोशिएशन क्या करेगा, हमारे जो ट्रेड गैप आ रहे हैं जिसमें हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं इन देशों से लेकिन इनको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या करेंगे, नए वाले ट्रेड एग्रीमेंट से कोशिश करेंगे कि उसमें भाई बदलाव हो। ऐसा ना हो कि हम केवल खरीदार बन के रहें, हम बेचे भी उनको। तो ट्रेड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत जो है वो क्या करेगा, इनके साथ बैठक करके और बातचीत करके ये सुलझाएगा कि ये ट्रेड डिफिसिट कम हो। मॉडर्नाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि थोड़ा सा उस प्रोसेस को भारत के पक्ष में भी झुकाया जाएगा। अभी केवल आसियान देशों का ही ट्रेड में बढ़त रहता है हमारे साथ में। इसी कारण हम RECP, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, इसको भी हमने ज्वाइन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आसियान और चाइना, इनके साथ हमारा अक्सर ट्रेड डिफिसिट रहता है। यूरोप, अमेरिका और अरेबियन कंट्री, इनके साथ अक्सर हमारा व्यापार सरप्लस में रहता है क्योंकि हम बेचते ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर। तब आसियान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे संबंध कैसे हैं उसको देख लेते हैं। बाकी फरवरी में जब ट्रेड का बातचीत हो जाएगा तो उसको तो पढ़ेंगे ही हम लोग, है ना। देखिए क्या है ये आसियान देश कौन कौन से होते हैं। 10 के नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये म्यांमार है अपने पड़ोसी में, यहाँ पर लाओस दिखेगा, ये वियतनाम है, ये उसके बाद से थाईलैंड है और फिर मलेशिया दिखेगा आपको, ये इंडोनेशिया है, ये बोर्नियो है, ब्रुनोई है, उसके बाद से ये फिलीपींस है, ये सारे के सारे, कंबोडिया है और मलेशिया है, सारे के सारे देश कर, सिंगापुर भी है यहाँ पर। ये 10 देश मिलकर क्या बनाते हैं, तो आसियान नामक एक संगठन बनाते हैं। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक है। इकोनॉमिक ब्लॉक सबसे मजबूत ब्लॉक में से एक है। इन देशों के बीच में आपस में समझौता बहुत ही अच्छा है, शांतिप्रिय ढंग से ये सारे के सारे देश रहते हैं, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई भी नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से आसियान चलने वाला एक क्या है, संगठन है। आसियान के साथ भारत के पुराने संबंध हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध भी हैं इन देशों के साथ। और नरसिम्हा राव की जो सरकार थी 1991, उन्होंने क्या बताया था, लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी। 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने लुक को कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में क्या अंतर है, तो लुक ईस्ट में हम केवल इकोनॉमी और पॉलिटी को लेकर, मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन हम स्थापित करना चाहते थे लुक ईस्ट में। लेकिन एक्ट ईस्ट में हमने क्या किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, सांस्कृतिक पहलू पर ज़्यादा जोर दिया। ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों बेसिक डिफरेंस है जो जल्दी नहीं बताएगा कोई आपको। कल्चरल जो चीज़ें हैं उस पर हमने बहुत जोर दिया। क्यों? क्योंकि रामायण हो, बुद्ध हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान श्री राम हो, ये सारे के सारे इस क्षेत्र में प्रचलित। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो दुनिया का हिंदू धर्म का मंदिर है वो कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है। इसलिए सांस्कृतिक पहलू पर भी 2014 के बाद से इस पर जोर दिया गया है। तो ये आसियान का मैप जरूर ध्यान रखिएगा। आसियान का एक कॉमन प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम है यहाँ पर है बीच में दक्षिण चीन सागर, इसको लेकर इनकी समस्याएं हैं। चीन ने इनको बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए भी हम इनके साथ रिलेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी चीन पर निर्भरता भी हद से ज़्यादा है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 संस्थापक सदस्यों के द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा के माध्यम से की गई थी।
5 ही सदस्य थे इसके शुरुआत में। अगले वर्षों में 5 और आसियान देश शामिल हुए, ब्रुनई दारुसलाम, लाओ पीडीआर, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम, जिससे इनकी भौगोलिक पहुंच और प्रभाव का विस्तार हो गया। आसियान घोषणा पत्र ने सदस्य देशों के क्षेत्रीय आकांक्षाओं को व्यक्त किया। आर्थिक एकीकरण, यही मैं बताना चाह रहा था, इकोनॉमिक रूप से इंटीग्रेशन किया इन्होंने अपने एरिया में। इनके बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और उसके कारण से आस पड़ोस के देशों को भी बहुत बेनिफिट हुआ है ना। सांस्कृतिक आदान प्रदान, तकनीकी सहयोग, शैक्षणिक उन्नति, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने सहित विभिन्न आयामों में अलग अलग डायमेंशन में सहयोग की चर्चा की। इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित सिद्धांतों के पालन पर भी जोर दिया गया और एक बहुत ही बेहतरीन संस्था इन लोगों ने कायम की। एकता के प्रतीक के रूप में आसियान ने एक गाना ध्वज व द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन को अपनाया। इसमें सदस्य देशों के बीच अध्यक्ष पद का चक्रीय क्रम चलता है। साइक्लिक रूप से अध्यक्ष का जो पद है वो बदलता रहता है और इसका आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय, एक साझा दृष्टिकोण के प्रति उनके प्रतिबद्धता को दिखाता है। आसियान का सहकारी ढांचा 3 प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है। राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, जो राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। आर्थिक समुदाय, जो आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। और सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। 3 स्तर पर आसियान काम करता है। एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है इकोनॉमिक और एक है कल्चरल। ठीक है, और हमारे साथ भी इसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। आसियान के साथ भारत का रिलेशन 2022 में हमने 30वीं वर्षगांठ आसियान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण स्थिरता दर्शाता है, जिसके कारण इस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में भी नामित किया गया था। भारत और आसियान ने 2002 में संयुक्त शिखर सम्मेलन आयोजित करना शुरू किया, जो क्षेत्रीय गुट के साथ भारत की गहरी होती भागीदारी को उजागर करता है। 2002 से हम सम्मेलन कर रहे हैं और आपको पता है भारत में G20 था, तो उससे एक दिन पहले, कल G20 है, तो आज भारत के प्रधानमंत्री गए आसियान बैठक में भाग लेने के लिए, तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत और आसियान के बीच 2010 में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कार्यान्वयन से व्यापार और आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई। 2010 में हमने कौन सा समझौता किया था? तो मुक्त व्यापार समझौता FTA किया था। अब इसी को हम मॉडर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम इसको क्यों ना थोड़ा सा बैठकर बातचीत करके बदलें। आसियान +6 समूह, अब इसमें कौन कौन से हैं? भारत की भागीदारी, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ये आसियान +6 हैं, 6 अलग अलग देश हैं जिसमें भारत शामिल है। ठीक है, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। ये रीजनल रूप से स्टेबिलिटी को सिक्योर करते हैं। ये आसियान +6। भारत द्वारा आयोजित विदेश मंत्री का स्तर भारत और आसियान द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया दिल्ली डायलॉग तंत्र विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण ट्रैक 1.5 तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये कुछ जो है अभी हमारे आसियान के साथ रिलेशन चल रहे हैं। अब भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। आसियान भारत के एक्ट ईस्ट नीति में केंद्रीय स्थान रखता है। जब हम पूर्व की तरफ देखो की बात करते हैं तो उसका मतलब ये था कि जो हमारे पूर्व में जो इकोनॉमी है, हम केवल वेस्ट और अरेबियन कंट्रीज़ की तरफ देखते रहते हैं, हमारे पूर्व की जो इकोनॉमी है उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वहाँ पर बहुत पावरफुल इकोनॉमिक हैं, जैसे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, आसियान हो गया, इनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आसियान और भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समान सिद्धांत को साझा करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन, आसियान का मैप मैंने दिखाया आपको, ये इंडो पैसिफिक रीजन को क्या करते हैं? तो बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। इसके कारण से क्या है, अगर भारत को इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाना है, चीन के आगे बढ़ना है, तो हमें इन देशों के साथ अच्छे खासे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। शांतिपूर्ण विवाद समाधान का भी महत्व शामिल है। हिंद महासागर से घिरा भारत की भौगोलिक निकटता और भारत प्रशांत जल में आसियान की उपस्थिति, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, इन सभी के लिए जरूरी हो जाता है हमारे लिए रिलेशन बनाना। भारत क्षेत्रीय स्थिरता व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक महासागर पहल और संबंधित क्षेत्र में सभी के सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए SAGAR जैसी पहल के माध्यम से आसियान के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। ये कुछ हमने पहल चलाए हुए समुद्र में सहयोग को लेकर। सिंगापुर में हमारे नेवी का जहाज़ भी रहता है कई बार। सिंगापुर के जो पोर्ट हैं उसको एक्सेस करने का भी हमें अधिकार मिला हुआ है। वियतनाम को हम हथियार बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फिलीपींस को भी हम हथियार बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मलेशिया के साथ भी हमारे पौराणिक संबंध है बहुत अच्छे खासे। इंडोनेशिया से हम बहुत सारे पाम ऑयल और कोयला का उत्पादन, कोयला लाते हैं अपने देश में, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए आसियान का ब्लॉक। ओके, तो ये ध्यान में रहेगा। और उन्नत कनेक्टिविटी के लिए भी हमने कुछ पहल चलाया है, उसको ज़रा देख लीजिए।
अगरतला अखनौर रेल लिंक की स्थापना, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क सुगम होता है। उसके बाद हम उसको नॉर्थ ईस्ट तक जोड़ने की, नॉर्थ ईस्ट के बाद हम उसको दक्षिण पूर्व एशिया में भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के माध्यम से इंटर मॉडल परिवहन कनेक्शन, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास को बढ़ावा देना। भारत के उत्तर पूर्व म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ने वाली कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल का क्या तात्पर्य होता है? पहले अपने कोलकाता के पोर्ट से हम लोग कहाँ जाएंगे, तो आपका म्यांमार में सितवे पोर्ट के पास जाएंगे। म्यांमार में यहाँ पर सितवे पोर्ट है म्यांमार का। सितवे पोर्ट से हम बाय रोड कहाँ पर जाएंगे, तो आसियान देशों में हम चले जाएंगे। इसीलिए मल्टी मॉडल कहा जाता है, पहले शिप फिर रोड। ओके। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के तहत सड़क व पुल निर्माण, जल विद्युत ऊर्जा सुविधाओं का आधुनिकीकरण जैसे परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। और क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति के ढांचे के भीतर भारत और जापान के सहयोग के लिए मंच बनाता है। बात यह है कि आसियान के साथ हमारी कनेक्टिविटी भी है, हमारी इकोनॉमी भी है, हमारा सामरिक हित भी है, हमारा सांस्कृतिक हित भी है। इकोनॉमी के लिए हित तो है ही, और उसी के साथ हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रेड जो हमारा डील था, जो 2010 में हमने साइन किया था, उसी को हम फिर से बैठकर बातचीत करके उसमें थोड़ी सी सुधार करने जा रहे हैं। क्यों सुधार करने जा रहे हैं? क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो बहुत ही भीषण स्तर को दिखाता है। हमारा व्यापार घाटा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है इस क्षेत्र में। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखिए क्या है न्यूज़ है कि सेंटर लाइकली टू मिस डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट येट अगेन इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था डिस इन्वेस्टमेंट का, विनिवेश क्या होता है इसके बारे में अभी बताऊंगा डिटेल में आपको। डिस इन्वेस्टमेंट का भारत सरकार हर बजट में एक लक्ष्य रखती है। कब के बाद रख रही है? तो 1992 के बाद से, जब से हमने इकोनॉमी को एलपीजी गैस नहीं होता है, एलपीजी, इसमें जब से हमने डाला है, तब से हम इकोनॉमी में डिस इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्या होता है ये मैं बताऊंगा। लेकिन भारत सरकार इस साल का जो टारगेट था डिस इन्वेस्टमेंट का, वो पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है, किन किन कंपनियों में कर रही थी? तो भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे कंपनियां जिनमें हम डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखे हुए थे। लगभग 51,000 करोड़ रुपए का हमने टारगेट रखा हुआ था, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं अभी तक पूरा का पूरा कलेक्ट। ओके, 10,000 11,000 के आसपास ही हम कलेक्ट कर पाए हैं। अब डिस इन्वेस्टमेंट होता क्या है? दरअसल भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम हो सकता है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो सकती है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियां आती हैं। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भारत सरकार इन कंपनियों में अपने स्टैक जो है, अपने शेयर जो है, वो धीरे धीरे करके बेचती जा रही है। क्यों बेच रही है? क्योंकि भारत सरकार मान रही है कि सरकार का काम अब कंपनी चलाना नहीं रहा। सरकार, जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत स्वतंत्रता के पश्चात हमारी ऐसी स्थिति थी कि भाई हमें कंपनियों का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि हमें संसाधनों का समुचित आवंटन सुनिश्चित करना था पूरे देश में। इसीलिए आपको मेजर कंपनी जो दिखेंगी शुरुआत की, वो सब सारे के सारे कोर सेक्टर में दिखेंगी। जैसे स्टील में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिखेंगी, ओएनजीसी आपको तेल और गैस में दिखेगा, इसी प्रकार से कोल इंडिया के लिए, कोयला के लिए क्षेत्र में दिखेगा। यानी कि देश के जो भौतिक संसाधन है ना, उसका बंटवारा समुचित तरीके से हो सके और उस पर सरकार का कब्जा रहे, इसलिए पीएसयू वगैरह की स्थापना की गई थी। भारत सरकार 1991 के से पहले देश में ब्रेड भी बनाती थी और घड़ी का भी निर्माण करती थी, गाड़ी का भी निर्माण करती थी। लेकिन धीरे धीरे सरकार को ये चीज़ पता चला कि सरकार का काम देश चलाना है, न कि कंपनी को चलाना। ठीक है, हमारी इकॉनमी मिश्रित इकॉनमी थी, न तो 100% कैपिटलाइजेशन था, न तो 100% सोशलाइजेशन था। दोनों का मॉडल हम पे अपनाया हुआ था। कुछ क्षेत्रों को हमने प्राइवेट के लिए छोड़ रखा था, बाकी क्षेत्रों को सरकारी कब्जा था। तो सरकार ने उसी को 1991 के बाद जब हमने एलपीजी को अपनाया, तो धीरे धीरे करके हम बहुत सारी कंपनियों को हटाते गए। ब्रेड बनाने का काम भारत सरकार करती थी, उसको बंद किया कि भाई ये हमारा काम नहीं है। अब भारत सरकार हर साल बजट में टारगेट रखती है, उसी बजट टारगेट को इस बार मिस कर रही है डिस इन्वेस्टमेंट में। जो जानकार हैं उनका कहना है कि अगले साल आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन है 2024 में, तब लोकसभा चुनाव के बाद ही डिस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है, उससे पहले भारत सरकार नहीं देगी इसको।
क्यों नहीं देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो जब कंपनियों को बेचती है तो नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है सरकार को कि भाई आपने क्यों बेच दिया। बहुत सारे लोगों का जॉब लगता था उसमें, और जॉब के अलावा भी बहुत सारे लोग उसमें नौकरी कर रहे थे जिनकी सरकारी नौकरी थी, अब झट से प्राइवेट नौकरी हो जाएगी। इसके कारण से भी भारत सरकार क्या कर रही है कि थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रही है। अब इसी को देख लेते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितना % सरकार इसको बेचना चाहती है, कौन कौन सी कंपनियां हैं अभी, और बेचने में क्या बाधा आता है, क्या परिणाम होता है, ये सब कुछ देख लेंगे हम लोग के। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 23-24 में भारत सरकार ने 51,000 करोड़ रुपये का विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया, जो चालू बजट अनुमान में लगभग 21% कम है। संशोधित अनुमान से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह 7 वर्षों में सबसे कम विनिवेश का लक्ष्य था। पिछले साल जब बजट आया तो उसमें भारत सरकार ने विनिवेश का बहुत ही कम लक्ष्य रखा, नहीं तो भारत सरकार 75,000 करोड़ रुपए तक का भी लक्ष्य रखा है सरकार ने। मतलब जम के दिवाली सेल के जैसे बेचो कंपनियां, बेचते जाओ। मोदी जी बैठ जाते बोलते आओ कंपनी ले जाओ, कंपनी ले जाओ, इस तरह से होता है, ठीक ना। सच में नहीं होता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जम के कंपनियां बेच रही है। विनिवेश प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक या वित्तीय खरीदारों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है। रणनीतिक और वित्तीय दोनों में समझाऊंगा, इसीलिए मैंने दोनों को घेरा है। जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयरों की बिक्री के माध्यम से किया जाता है। या तो सीधे कोई खरीदार आकर शेयर खरीद ले जाए, या तो स्टॉक एक्सचेंज में हम उसको शेयर बेचकर क्या करते हैं, उसको विनिवेश कर देते हैं। और विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न सामाजिक और बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए सरकार के राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए किया जाता है। जो सोशल व बुनियादी ढांचा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए परियोजनाएं हैं, उसके लिए सरकार इस पैसे का उपयोग करती है, जैसा सरकार बोल रही है। हो सकता है कि उसका कहीं और भी उपयोग होता हो, लेकिन सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, जो राजकोषीय घाटा होता है ना भारत सरकार का, उसको भी कम करने के लिए कंपनी बेच कर पैसा जुटा रहे हैं। ठीक है। विधि क्या है? अल्पांश विनिवेश, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से टर्मिनोलॉजी शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है। इसमें सरकार कंपनी में बहुमत रखती है, यानी कि 51% शेयर तो सरकार के पास ही रहेगा। 51% अधिक शेयर अपने पास रखती है ताकि प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। बाकी शेयर को बेच देती है, जिसे माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि स्वामित्व तो मेरे पास ही है, बाकी 49% शेयर हम बेच देंगे। मेजॉरिटी में क्या होता है? सरकार अधिग्रहण करने वाली इस इकाई को नियंत्रण सौंपती है, लेकिन कुछ हिस्सेदारी बरकरार रखती है। और इसमें क्या होता है, जैसे 10% अपने पास रख लिया शेयर, बाकी 90% नियंत्रण संबंधित, मतलब कि उसका मैनेजमेंट तक बेच देती है सरकार। ठीक है। पूर्ण निजीकरण, कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को दे दिया जाता है। अब जैसे एयर इंडिया का हुआ था, एयर इंडिया को याद है, भारत सरकार ने बेचा था, टाटा ने खरीदा, तो उसको क्या किया भारत सरकार ने कि 100% बेच दिया। बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी, सारा घोटाला कर करके कंपनी को घाटे में ले आओ, फिर उसको बेच दो प्राइवेट प्लेयर्स को। सारा नुकसान किसका? तो आपके और मेरे पैसे का, टैक्स प्लेयर्स के पैसे का होता है, जो लोग टैक्स देते हैं उनका होता है। भारत की कंपनियां क्यों नुकसान में आती है? सरकारी कंपनियां। देखिए, मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया कि सरकार का काम कंपनी चलाना थोड़ी ना है। सरकार अगर सरकार चला सकती, देश चला सकती, तो कंपनी भी चला सकती है। समझ में आ रहा है ना? कंपनी क्यों नहीं चला पाते आप सही ढंग से? क्यों? क्योंकि ओएनजीसी के गवर्निंग बोर्ड में आप संबित पात्रा को एलोकेट कर देते हो। जो पेशे से डॉक्टर हैं उनको ओएनजीसी के बोर्ड में रखा हुआ है आपने, इसलिए आपका कंपनी सही से नहीं चल पाता है ना। राजनीतिकरण बहुत ही ज़्यादा होता है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो भारत सरकार क्या करती है, फिर कंपनी को बेच देती है। इसी को क्या कहा जाता है? पूर्ण निजीकरण, जैसे एयर इंडिया का हुआ था। एग्जाम्पल सहित लिखिएगा जब भी एग्जाम में लिखिएगा। भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स, ये वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, इसी के अंतर्गत होता है। यही पूछ लिया गया था एक बार पीसीएस एग्जाम में कि निम्न में से किस विभाग के तहत में डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश की प्रक्रिया को संचालित की जाती है? दीपम विभाग है। ओके। दीपम का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के निवेश का प्रबंधन करना, इन उद्यमों से सरकारी इक्विटी के विनिवेश की देखरेख करना है। सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किया, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को चैनलाइज किया गया था। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के गठन किया गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो होंगे, उनके जो विनिवेश प्राप्त होंगे, पैसे जो प्राप्त होंगे, उनको हम एक जगह रख सकें। ठीक है। 2005 में इसका हमने गठन किया था। देखिए, विनिवेश कोई खराब प्रक्रिया नहीं है, लेकिन विनिवेश के तहत अपने जानकार कंपनी को, अपने जानकार उद्योगपतियों को पूरी कंपनी सौंप देना सरकार के नुकसान को करते हुए, ये गलत होता है। विनिवेश तो सही ही है कि भाई धीरे धीरे करके, जो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था, धीरे धीरे करके हम कैपिटलाइजेशन की तरफ में बढ़ रहे हैं,
तो हमें इकोनॉमी में और बजट के लिए पैसा वगैरह भी चाहिए होता है। तो कोई कंपनी अगर सरकार के ऊपर भार बन गई है तो क्यों ना उसको बेचकर पैसा कमा लिया जाए। ये तो सही है ना। अगर कोई कंपनी भार बन गई है तो क्यों ना उसको बेचकर पैसा कमा लिया जाए। लेकिन कंपनी को जानबूझकर भार बना देना ये गलत प्रक्रिया है। अब आप अंतर समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। जैसे जब 4G आया रिलायंस जियो का और बाकी कंपनियों का, तो BSNL कहाँ चली गई, ये क्यों गायब हो गई। सबसे प्रमुख प्लेयर थी ये 2013-14 तक। 2013-14 के बाद गायब हो गई है देश से। आपने गौर किया होगा 13-14 के बाद ही ये BSNL गायब हुई है। क्यों गायब होगी भाई। भारत सरकार इससे लाभ भी तो कमा सकती थी। जिस कंपनी को बेचकर आप पैसा कमा रहे हैं उस कंपनी को सही ढंग से चला के भी आप पैसा कमा सकते थे। अब अंतर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो वहाँ पर लिख दीजिएगा कि जिस कंपनी को भारत सरकार बेच रही है भार समझकर, अगर उसमें थोड़ा सा निवेश करके उसको समुचित तरीके से चला लेगी तो ज़्यादा अर्न कर पाएगी। ओके। विनिवेश की आवश्यकता क्यों होती है। राजकोषीय दबाव में कमी के लिए, उसके बाद से निजी अभिकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए, कार्यकुशलता में सुधार के लिए। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो कार्यकुशल हो जाएगा, यानी सरकार मानती है कि सरकारी लोग काम नहीं करते, इसीलिए बोले कार्यकुशल को सही करने के लिए, संसाधनों का बेहतर आवंटन करने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए विनिवेश की प्रक्रिया लाई जाती है। हाल के वर्षों में विनिवेश का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो जम के हमने कंपनियां बेची है। 20-21 में हमने सबसे ज़्यादा कंपनियां बेची है। बजट एस्टिमेट देखिए कितना और एक्चुअल देखिए कितना बेचा है। 18-19 में देखिए कितनी कंपनियां हमने बेची है। 17-18 में देखिए कितनी बेची है। 22-23 में भी अच्छी खासी कंपनियां हमने बेची है। पिछले साल ही कुछ कम कंपनियों को हमने बेचा है। LIC अदर और जो ONGC है सब में हमने लगभग में डिसइन्वेस्टमेंट तो किया ही। अब स्ट्रैटेजिक रूप से डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको जरा सुन लीजिए। स्ट्रैटेजिक या रणनीतिक रूप से जब हम 51% से ज़्यादा का शेयर बेच देते हैं तो उसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब हम 51% ज़्यादा का शेयर बेच देते हैं उसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। रणनीतिक रूप से विनिवेश कहा जाता है जब हम 51% से ज़्यादा का शेयर बेच देते हैं, यानी कि स्वामित्व जब हमने बेच दिया ना तब क्या होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। 2014 के बाद सरकार ने अपने विनिवेश लक्ष्यों को 2 बार पूरा किया है। 17-18 में सरकार ने 72,500 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1 लाख करोड़ रुपये से कुछ अधिक की विनिवेश प्राप्तियां अर्जित की। 17-18 में तो सरकार ने बिल्कुल सेल लगाकर कंपनियां बेची है और जितना लक्ष्य रखा था उससे भी ज़्यादा का बेचा है। 18-19 में यह आंकड़ा निर्धारित 80,000 करोड़ रुपये लक्ष्य के मुकाबले 94,700 करोड़ रुपये तक का था। लक्ष्य को भी पार कर गए। सरकार ने अब तक 22-23 के विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है और प्राप्त नहीं ही कर पाई है, जिसमें 20,516 करोड़ रुपये जो कि बजटीय अनुमान के 1/3 करीब है। जीवन बीमा LIC में इसके 3.5% शेयर की पेशकश से आया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 23-24 के लिए विनिवेश की योजना क्या सब थी, तो केंद्रीय वर्ष 23-24 में विनिवेश के लिए CPSE के सूची में नई कंपनियों को नहीं जोड़ने की योजना बना रहा है। सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को पहले से ही घोषित व नियोजित निजीकरण पर निर्भर रहने का फैसला किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके मैंने नाम भी बताए थे। IDBI बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NMDC स्टील लिमिटेड, BEML, HLL, लाइफ केयर, ये सारी की सारी भारत सरकार की एंटिटी हैं। इन सभी में सेल लगा हुआ है। अगर आपके पास पैसा हो तो जाकर खरीद सकते हैं आप। भारत सरकार बेचने के लिए बैठी हुई है। भारत विनिवेश के लिए चुनौती क्या क्या है। राजनीतिक विरोध बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेड यूनियन जो है वो अक्सर विरोध करते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन के मुद्दे रहते हैं कि आप क्या करते हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मूल्यांकन एक चुनौती हो सकती है क्योंकि ये उद्यम नौकरशाही और गैर बाजार उन्मुख संरचनाओं के कारण बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके कारण से भी क्या होता है, कई बार दिक्कतें आती हैं। श्रमिक मुद्दे भी रहते हैं, खरीदारों से ब्याज की कमी, विनियामक चुनौती, कानूनी चुनौती, सब कुछ रहता है। बेचने में सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं ना उनके साथ पैंक हो जाता है। तैयारी किसकी कर रहे हो जब सारी कंपनियां बंद ही हो रही तो, या बेची ही जा रही तो, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जब आएंगे तब तो गेट वालों को नहीं लेंगे ना, है ना, तब तो वो अलग प्रक्रिया से लेंगे। तो ये था डिसइन्वेस्टमेंट का और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो। कुछ तो सीखा होगा आपने, उम्मीद करता हूँ ऐसा। 11 बजे से शुरू कर दीजिएगा। जो भी हो आपको ट्वीट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।